बता भाई, क्या होता है हेज अकाउंटिंग, एक कैसे करते हैं? चैप्टर देखना पड़ेगा। पेज नंबर बताना एक बार। हाँ, मैं ही यहाँ पे खोल लेता हूँ ना। चैप्टर हम्म। नंबर 9 है वो। फाइनेंशियल फाइनेंशियल, एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज। सॉरी, IFRS 9 है वो, चैप्टर नंबर 12, हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के वही अंदर। फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज वही है ना। हाँ हाँ। वो देख स्टार्ट से करेंगे तो देख मैं एक डेफिनेशन मिनट में वेफिनेशन तो कर ही सकते। मैं एक मिनट में जरा खोल लेता हूँ यहाँ पे। हेज अकाउंटिंग कहाँ का? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के इधर होगा। हाँ, ये रहा साला। कर बता भाई। पेज 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 नंबर क्या है? नंबर PDF पेज नंबर 318। एक मिनट। ध्यान डिफर्ड से टैक्स ठीक है। क्यों आ रहा है भाई मेरे में? मोबाइल में अलग आएगा, लैपटॉप में अलग आएगा। डेफर टैक्स है मतलब तू एक चैप्टर आगे गया है सिर्फ। पीछे आ जाए एक चैप्टर। अच्छा। मेरे को अकाउंट्स में अभी मतलब ये SBI में बाकी सब आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। ये एक ही चीज है जो थोड़ा हम्म। नहीं आ रही है। हेज अकाउंटिंग मतलब मैं चालू ही नहीं कर पा रहा हूँ हेज अकाउंटिंग के ऐसे। वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है वो बताना एक बार। टेक्स्ट बुक पीडीएफ पेज नहीं टेक्स्ट। नंबर है 293 टू यहाँ पर। नाइनटी 3। हाँ हाँ। कुछ गड़बड़ आ रही है। तू कौन सी वाली बुक खोला है न्यू तूने? न्यू एडिशन में हूँ मैं। अरे चैप्टर नंबर 12 में जा, 12 में जाके हेज अकाउंटिंग पे आ जा, डेरिवेटिव्स वही के। दिख नहीं रहा भाई। 12 में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बाद है प्रेफरेंस शेयर, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स। वही ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम। भाई मिल क्यों नहीं रहा? मेरे में है नहीं क्या? कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हैं तेरे? इसमें हेज फक अकाउंटिंग ही नहीं है। फक। नहीं पे नहीं नहीं। गलत फाइल खोल रहा हूँ। तूने मेरे को एफआर वाला भेजा था ना, तो वो सबसे ऊपर है एफ वो। आर अच्छा, तू FR खोल रहा था, क्या बात है। हाँ वही मैं बोलूँ। कुछ तो गड़बड़ आ रही है। रुक 2 मिनट। यस मिल गया। बताइयो। देखिए हेजिंग मतलब एक बेसिकली रहता है कि तू अपना जो रिस्क है ना, वो तू सिक्योर कर रहा है, ठीक है। बराबर। अभी जैसे जैसे अभी तूने कुछ, हाँ देखो फॉरेन, मोस्टली फॉरेन करेंसी में ही रहता है ये कि देखो किसी को पेमेंट करना है। सपोज फ्यूचर में 50 लाख का पेमेंट करना है देखो। अभी आज की मार्केट में उसका इंडियन वैल्यू आईएनआर में 50 लाख है। बट तेरे को वो फॉरेन उसमें पेमेंट करना है। आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ तो तू हेजिंग करता है ताकि तेरा जो 50 लाख का लाइबिलिटी है, अभी सपोज फ्यूचर में डॉलर का प्राइस ऊपर गया, हम्म। तो तेरी पॉकेट से 50 लाख की जगह 60 लाख भी जा सकते हैं, वो तेरा नुकसान है। बराबर। ठीक है, तो तू हेज इसलिए करता है ताकि ये जो 10 लाख का है ये इससे तू बच सके। ठीक है। ठीक है। तो एक होता है, अभी देखिए तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ वो डेफिनेशन कि क्या क्या होता है हेजिंग में। फिर डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव वो सब है। हम्म फिर फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। मुझे बताइए, हेज्ड आइटम और हेज्ड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या रहते हैं? देख हेज्ड आइटम में जैसे
तूने जैसे कोई एक लाइफ तेरा तूने एक एसेट परचेज किया, हम्म। जैसे मशीनरी परचेज की तूने कोई, यूएस से मंगाई तूने, और हम्म। उसका पेमेंट तेरे को करना है, $10,000 करना है उसका पेमेंट। हम्म। तो ये तेरा हेज आइटम हो गया, कि तेरे को इसका जो पेमेंट करना है ये हेज आइटम हो गया। हेज इंस्ट्रूमेंट हो गया कि तू इस आइटम को बचाने के लिए तू क्या खरीदेगा। जैसे तूने स्टॉक्स में खरीद शेयर्स खरीदे, या तूने फॉरवर्ड एग्रीमेंट खरीदा, कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट खरीदा, उसको हेज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके। जिससे तू वो अपना जो तेरा फेयर वैल्यू का लॉस होने वाला है, तू बचाएगा तू। जैसे देखो सपोज फ्यूचर में तेरे को 10 लाख का पेमेंट करना हम्म। है, या $10,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। हम्म। तो आज अगर हम्म। डॉलर का रेट 80 रुपए है, तो तेरे को 8 लाख रुपए का पेमेंट करना रहेगा। बट हम्म। कल सपोज 6 महीने बाद डॉलर का रेट 85 हो गया, तो तेरी हाँ। पॉकेट से तो 8,50,000 जाएगा। हाँ। ठीक है, तो तेरे को वो जो 50,000 है, उसका रिस्क है, तेरे को ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तेरे को। हम्म। तो तेरे को वो 50,000 बचाने के लिए जो करना, रिस्क सिक्योर करना है 50,000, उसके लिए तू हम्म। क्या खरीदेगा। जैसे तूने एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट खरीद लिया, कि तू एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में रेट हो जाएगा 85 रुपीज डॉलर का, तो तू फॉरवर्ड एग्रीमेंट में आके 82 रुपीज में खरीद लेगा तू। तो ओके। इससे तू अपने आप को $3 पर डॉलर के उससे बचाएगा तू, कि फ्यूचर में कुछ भी प्राइस होने दो, तेरे को $1 82 का ही पड़ेगा। बट इसमें तेरा ठीक है। नुकसान भी हो सकता है कि 78 हो गया तो तेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो हेजिंग में भी रिस्क तो रहता ही है। बट अभी तो एंटिसिपेट करा है कि इंडियन मार्केट बुरा है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। तो उसको हेज, तो हेज आइटम होता है कि जिस चीज के लिए तू हेज करने वाला है। जैसे यहाँ पे $10,000 का पेमेंट करना है देखो फ्यूचर में, तो ये तेरा हेज आइटम है। अभी तेरे को जो हेज, जैसे अभी तू रिस्क फ्यूचर में कर रहा है कि 50,000 से बढ़ सकता है या कम हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो एंटिसिपेट कर रहा है कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो हेज आइटम हुआ। अभी तो इसको बचाएगा कैसे, इसको 50,000 का लॉस होने से कैसे बचाएगा खुद को। उस तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा उसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। गॉट इट। गॉट इट। और देख, फेयर वैल्यू, देख, और फेयर वैल्यू हेज होता है और कैश फ्लो हेज होता है। फेयर वैल्यू हेज तेरा मोस्टली तेरा उसमें होता है, इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करते हैं ना, तेरा जो भी तेरा एसेट्स लाइबिलिटीज, फेयर हम्म। वैल्यू उसको बोलते हैं। और तेरा कैश फ्लो हेज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करता है तेरा। ठीक है। ठीक है, हम्म। भी क्राइटेरिया। affects P&L और fair value hedge assets and liabilities on investment। हाँ, वो भी मतलब इनडायरेक्टली करता है, बट उससे कैश फ्लो हेज होता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, मतलब जैसे फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं या जाने वाले हैं उसको। और फेयर वैल्यू हेज होता है तेरा, जैसे एसेट को तूने आज एक $10,000 पे खरीदा, तो तूने तो अपनी बुक में 80 रुपीज के हिसाब से तूने 8 लाख रुपए पे दिखाया। हम्म। कल तू एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस गिर सकता है, तो 78 हो गया, तो तेरा एसेट का वैल्यू 7,80,000 हो जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको फेयर वैल्यू हेज करने के लिए तू बोलता है। कैश फ्लो रहता है कि तेरे को फ्यूचर में पेमेंट आने वाला है ओके। किसी गॉट उससे। इट। हाँ, गॉट इट। तो ये देखना पड़ेगा मेरे को। आराम से। फिर अकाउंटिंग, बाकी यार जब भी क्राइटेरिया तो ये याद कर। क्या है, हाँ क्या बोल। है क्राइटेरिया, हेजिंग रिलेशनशिप कंसिस्ट ओनली इफ eligible hedging instruments and hedging items at the inception of the hedge there must be a formal documentation identifying the hedged item and the hedging instrument. The hedging relationship meets all effectiveness requirements। मैं श्योर, ये एक ही चीज है रे जो मेरे को पूरे इसमें नड़ रही है, वो है हेजिंग। तो ये आ गई ना, तो मैं मेरे को पता है कि यहाँ पर मार्क्स जाने वाले हैं, तो मैं एक गो टू पॉइंट बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये भी है कि अभी हम्म। मेरे को ये लास्ट 10 दिन के अंदर बाय हार्ट करना है, मतलब वो चीज में से वही सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू हेज। हाँ तो देख, अबे बेसिकली ये तीन चीज कहना चाहता है कि तू हेजिंग तभी करेगा जब तेरा एक हेज, कुछ आइटम होगा हेज करने के लिए, तो कुछ नहीं होगा तो तू कैसे हेज करेगा किसी चीज को, जैसे मैंने जो हम्म। ऊपर एग्जांपल बताया ना तेरे को। हम्म। ठीक है। तो ऑब्वियसली, और तू हेज करने के लिए तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट करेगा। अभी तो कुछ फॉरवर्ड एग्रीमेंट या किसी चीज में जा रहा है, डेरिवेटिव खरीद रहा है, तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो सकता है, होगा ना, ताकि तेरे को हम्म। पता हो कि तू उस अग्रीमेंट में गया है। तो बराबर। वही फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वही हुआ, तो उसमें पूरा लिखा हुआ आता है कि क्या रहता है, कौन से आइटम को तू हेज कर रहा है, क्या कर रहा है वो, बेसिकली। और फिर वो बाकी हेजिंग रिलेशनशिप तो नीचे अपन पढ़ लेंगे, क्या क्या है देखते हैं। देख अभी जैसे ये जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है ना, हम्म। देख, तो देख इसमें देख, जो मैंने बोला था, देख एंटिटी का एक इन्वेंट्री है जो 8 लाख का है, जिसका फेयर वैल्यू 10 लाख है। हम्म। और फ्यूचर में एंटिटी एक्सपेक्ट करिए कि इसका वैल्यू गिरेगा, तो वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाती है कि वो इन्वेंट्री 10 मिलियन में बेचेगी 6 महीने के टाइम में। ओके। ठीक है, तो वही हुआ अभी। ये जैसे 10 मिलियन में गई ना, तो अभी सपोज फ्यूचर में इन्वेंट्री के वैल्यू 12 लाख भी हो गई, तो तो भी भी दस तेरे को लाख पे दस ही लाख में करना। बेचना है। हाँ, हम्म। तो उसमें हेज में रिस्क तो रहता ही है, बट अभी कैसा है कि इसमें एंटिटी एक्सपेक्ट करी कि गिरेगी, वैल्यू 10 मिलियन है हम्म। तो इससे गिरेगी। हम्म। ठीक है, तो अभी देख, तो रिपोर्टिंग डेट पे था, तो अभी 6 महीने बाद नहीं, अभी रिपोर्टिंग डेट पे इन्वेंट्री की वैल्यू 9 मिलियन हो गई है, और जो हमने डेरिवेटिव खरीदा था, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वैल्यू एक हम्म। लाख बढ़ गई है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अभी जो 1 मिलियन का गेन हुआ है और 1 मिलियन का लॉस हुआ है इन्वेंट्री में, उसको तू कर सकता है जैसे अभी डेरिवेटिव में तेरे को गेन हुआ। हम्म। ठीक है, तो तेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, बराबर। टू प्रॉफिट एंड, है ना। और तेरा जो लॉस हुआ, तो देख नेट इफेक्ट तो तेरा जीरो ही आएगा अभी, बट तेरे को दोनों दिखाना पड़ेगा अलग एंट्रीज करके, एक कि मिनट तेरा एक मिनट एक इन्वेंट्री मिनट। गिरा। मेरा एक मिनट, हाँ, मेरे को 10 मिलियन पे ही बेचूंगा मैं, तो मेरा प्रॉफिट तो हो गया, क्रेडिट बराबर, और डेबिट। ये अभी अभी डेबिट। तूने बेचा नहीं है, अभी रिपोर्टिंग डेट पे है तू। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे हूँ, हाँ, तो ठीक है ना, मेरा हाँ, पीएनएल। अच्छा। तो तेरा ओके। इन्वेंट्री का वैल्यू 10 मिलियन से 9 मिलियन हुआ, मतलब तेरा लॉस था। बराबर। ठीक है, तो तेरा इन्वेंट्री का हम्म। वैल्यू कम हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री आएगा, ताकि तू हम्म। इन्वेंट्री का वैल्यू कम होते हुए दिखाए। तो ये तेरा हम्म। लॉस हुआ। ठीक है, और अभी तेरे को डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ गया उसका, एक हम्म। मिलियन का। तो बेचने वो पे। तेरा हो जाएगा हाँ, नहीं बेचा नहीं है, रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग डेट पे फेयर रिपोर्टिंग वैल्यू डेट पे। पे मेजर कर रहा है ना तो उसको। देख हम्म। हमेशा हर एक डेरिवेटिव फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। हम्म। तो रिपोर्टिंग डेट पे जो अगर थर्टी ड्यूरिंग फर्स्ट द दिसंबर है, ड्यूरिंग द फेयर वैल्यू हेज। हाँ, नहीं सब में वैसे नॉर्मली फेयर वैल्यू पे ही होता है। ओके। तो ये दो हाँ एंट्रीज है, जिसमें ये पहली एंट्री हाँ, है, और ये दूसरी, दूसरी हाँ। एंट्री है, ठीक है। ओके। हम्म। तो तेरा लॉस, तेरा इन्वेंट्री पे लॉस हुआ, तो तूने प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री किया, हम्म। तेरी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई, और तेरा डेरिवेटिव टू प्रॉफिट एंड लॉस, तेरा डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई। ठीक है, अभी तेरी इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी, दैट हम्म। विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बराबर। ठीक है, तो तेरी कॉस्ट थी 8 मिलियन और तेरी एनआरवी थी 9 मिलियन, बट तेरा वन हम्म। मिलियन का डिक्लाइन भी हुआ है। हम्म। ठीक है, तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट में भी 1 मिलियन का डिक्लाइन तो होगा ही, तो तू इन्वेंट्री हम्म। 7 मिलियन पे करेगा, और तेरा वो जो है वो 1 मिलियन पे उसमें चले जाएगा। कि कॉस्ट टू एनआरवी मेरा 8 मिलियन आया, उसके ऊपर मेरे हम्म, को 1 मिलियन का लॉस हुआ था, तो उससे 1 मिलियन माइनस किया, हाँ हाँ। तो 7 मिलियन का दिख रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म। समझा। ठीक ठीक, समझा। तो कोशिश कर रहा हूँ अभी समझने की। मतलब यही समझ के चल कि तू अपना लॉस बचा रहा है तू। मैं बस ये समझ के चलता हूँ कि मेरे को एक ट्रांजैक्शन है जो मेरे को फ्यूचर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी ही है, उसी अमाउंट पे हाँ करनी है, हाँ बाय हुक और बाय क्रुक। बस यही रख हाँ के चल हाँ। रहा हूँ मैं। मतलब ये लेकिन समझ के क्वेश्चन चल कि वैसा तू नहीं अपने आप आता को ना फ्यूचर से एग्जाम किट बचा में। रहा है। एग्जाम किट में क्वेश्चन वैसा नहीं आता ना यार, इतना सिंपल कि ये अब बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एग्जाम में कुछ आता है हम्म, और आ जाता है भाई, ऑयल गैस,
नेचर ये वो। पता कैश फ्लो है जब भी। देख सेकंड वाला तो एग्जांपल जो ऊपर वाला था वही था, सेम कौन सा वैसा बोल ही है। तू टीवायू बोल रहा है कि कैश फ्लो बोल रहा है? टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, जो अपन ने ऊपर किया था ना इलस्ट्रेशन, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 19, वो सिमिलर वैसा ही है। ठीक है। अभी किधर था मैं? चल ना, मैं तेरे को एक बताता हूँ। अभी जैसे मैं ये एक सम कर रहा था, ठीक है। चल ये सम है। आर्टराइट कंपनी एक है जो जो तीन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आई है, ठीक है। अब ये देखिए, इनका इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू नील है, और इनका फेयर वैल्यू हम्म। एट द रिपोर्टिंग, मतलब इनका जो ईयर एंड है इसमें उन्होंने 20 मिलियन दिखाया हुआ है। हम्म। Artrite believes that oil prices are due to rise in the future, so during the year has entered into futures contract to buy oil at a fixed price. Artrite has no हम्म। exposure to oil prices in the course of business. In fact, oil prices have fallen, resulting in the loss at the year end. हम्म। मैंने बोला है, the directors of Artrite would like to outline the hedge effectiveness criteria and also require advice on how the three derivatives should be accounted for in the financial statements for the year ended 30th of April 14। अब बता मैं इसको लिखूं कैसे? पहले ए पार्ट को ही मैं खाली बता, बी और सी देखते हैं बाद में। देखने दे मेरे को। आराम से देख भाई, आराम से। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो बेकारी चैप्टर, वो तो मैं भी मानता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही गधा सा चैप्टर है, वो तो श्योर बात है। अरे मेरे को आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे को अच्छे से आता है। अभी मेरे को धीरे धीरे आने लगा है। लेकिन ये हेजिंग और डेरिवेटिव, ये दो ही ऐसी लंड चीज है ना भाई, मेरे को आ ही नहीं रही है भाई। 2 मिनट रुक। आराम से भाई, तू पूरा टाइम ले तेरा, जितना तेरे को चाहिए। वो बुक ही नहीं मिलती भाई, तो फोन में इतना भरा हुआ है। फोन में इतना भड़वा है? फोन इतना भरा हुआ है मेरा, चीजें डिलीट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाथ भरा होगा लगाती हूँ मतलब। मिलती नहीं। फोन भी भरवा ही है, नया लेना है। नाइस। कितने मार्क का पूछते हैं ऐसे हेजिंग? हम्म। तू क्या ओमिट करने को बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, नौ मैं तो मार्क का पूछ रहा हूँ ऐसे ही। पूछते, 9 मार्क का अभी इस क्वेश्चन में पूछे, और पूछते हैं मतलब कम से कम 6 से 9 मार्क का तो पूछते हैं। 5 मिनट तक यश ऐसे ऐसे करेगा, फिर बाद में बोलेगा ऑप्शन में छोड़ दे। नहीं नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देख फर्स्ट वाले में फेयर वैल्यू तो कुछ है नहीं। हम्म। नीचे जाओ 1 मिनट थोड़ा। कुछ हेज इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में तेरे को लिखना रहेगा पहले तो। जो क्या है मेरे को हम्म। पता नहीं है। वेरी गुड। कितने पॉइंट है वो भी, कितने पॉइंट है वो भी नहीं पता। रुक देखने दे बुक में कुछ दिया है क्या। यही रहेगा देख, वो क्राइटेरिया देख ना, क्राइटेरिया फॉर हेज अकाउंटिंग, ये 3 पॉइंट ही देंगे मैं चोद।
हेज हेजिंग रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हेजिंग आइटम, ये सब रहेगा। तो चलिए हाँ तो देखते हैं अपन। ये हाँ देख तो ये देख। देख, देयर इज अ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग, ये वो तीन क्राइटेरियाज ही हैं। हाँ तो तूने ये तेरे को लिख देना है, ठीक है, ये तो इजी जो है, उन्होंने ठीक है, वो पूछा। मैं, ठीक है, वो मैं, ये मैं बाय हार्ट करके जाने का ट्राई करता हूँ, ये मैं करके जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब बता। अभी वापस जाओ क्वेश्चन पे। हाँ, हम्म। ईयर एंडिंग 30। तो देख 20 मिलियन का लाइबिलिटी लाइबिलिटी है तेरा। तो हम्म। डायरेक्ट प्रॉफिट तेरा कुछ इनिशियल रिकग्निशन तो कुछ है नहीं। हम्म। ठीक है, तो नील तो कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ आना नहीं चाहिए इसका यहाँ पे। और डायरेक्ट मेरे हिसाब से 20 मिलियन तू रिकग्नाइज करेगा पीएनएल में, क्योंकि तेरा ये लाइबिलिटी तो है ही। क्योंकि तूने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 20 मिलियन में तूने अग्री किया है पे हम्म। करने का। तो तेरा फेयर वैल्यू ऑन 30th अप्रैल, तेरा कुछ इनिशियल रिकग्निशन वैल्यू तो था नहीं, तो तू पूरा 20 मिलियन ही रिकग्नाइज कर लेगा। सो दिस इज व्हाट पीएनएल आई थिंक। अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट तो बोल रहा है। नहीं, पीएनएल अकाउंट टू डेरिवेटिव। टू लायबिलिटी ना, कि टू डेरिवेटिव? डेरिवेटिव डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव। इंस्ट्रूमेंट को रिकग्नाइज करना है ना देखो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये मेरा एसेट साइड में जाता है क्या? हाँ, ओके। तू अपना लाइबिलिटी को तू कर रहा है ना, तू इसलिए। मैं लायबिलिटी को क्या कर रहा हूँ उससे? तू अप लाइबिलिटी, तेरी लाइबिलिटी है इसलिए तू उसको फ्यूचर में तू वो करना चाहता है ना, सिक्योर करना चाहता है, तो तू एसेट खरीदेगा कोई। ओके, तो ये 20 मिलियन जब हम्म। मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, तो मेरा एसेट साइड हम्म। में नेगेटिव बैलेंस है 20 मिलियन का। वो बैलेंस शीट मत देखना तू। तू बेसिकली कैसा कर रहा है कि तेरी एक लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में तेरे को देनी है, सपोज क्रेडिटर्स को पे करना है तेरे को। हम्म। ठीक है, हम्म। तो अभी तेरे को क्रेडिटर्स को ज्यादा नहीं पे करना पड़े, इसलिए तूने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। हम्म। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली शेयर्स होते हैं कि जो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो तेरा शेयर जो तूने इन्वेस्ट किया वो तो तेरा एसेट हुआ ना, बट डेरिवेटिव के फॉर्म पे किया है तूने। ओके। तो तू जैसे अभी तेरे पास फ्यूचर में वो रहना चाहिए, लिक्विडिटी रहना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव बेचेगा और अपने क्रेडिटर सेटल करेगा, इसलिए उनको डेरिवेटिव्स को एसेट साइड पर दिखाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखो अभी सेकंड वाला। एक तो पहला इनिशियली तो तू 1 मिलियन पे रिकग्नाइज कर लेगा मेरे हिसाब से। हम्म। डेबिट साइड में डेरिवेटिव रिकॉग्नाइज करना है 1 मिलियन का। हाँ हाँ, ये तेरा अभी, बट इन्होंने इनिशियली का डेट नहीं दिया था, इसलिए अपन डेट नहीं डाल सकते कुछ भी। तो तू ठीक लिख है। देना कि इनिशियली व्हेन द डेरिवेटिव वाज परचेज्ड इट विल बी हम्म। रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। हम्म। फिर उसके बाद ये तेरा और 8.5 मिलियन। तो मैं को पता है कैसे सोचा था कि मेरा अभी जो लायबिलिटी था वो अभी मेरा हम्म। 8.5 हो गया। ठीक है, हम्म। वो कम हो गया बेसिकली। तो इन्होंने हम्म। बोला इट इंक्रीज ना, द एसेट इंक्रीज इन वैल्यू बाय 8.5। हम्म। ठीक है, तो मतलब मेरा जो डेरिवेटिव था वो अभी 9.5 का शो कर रहा है कैरिंग वैल्यू, लेकिन हम्म। मेरी लायबिलिटी सिर्फ 9 मिलियन की है। तो जो पांच हम्म। मिलियन है वो मेरा पीएनएल में लॉस जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। बट इन्होंने तो कुछ आंसर में कुछ भलता ही दिया हुआ है। 10 मिलियन कहाँ से आया हुआ आंसर में इनको। लवड़ा भाई, लवड़े का 10 मिलियन भाई। देखिए 8.5 तो बराबर है फाइनेंशियल एसेट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तेरा एसेट का वैल्यू बढ़ा हुआ, बढ़ा तो तेरा रिवैल्यूएशन के हिसाब से तूने उसको बढ़ा दिया हम्म। फाइनेंशियल हम्म। एसेट को। 10 मिलियन उसको कहाँ से आया मैं वो सोच उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव में डाला है उन लोगों ने, क्योंकि शायद इन्होंने यहाँ पे रहा हूँ। बोला था क्या
अदर कॉम, हाँ इन्होंने पे बहुत है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हाँ। वो ठीक है चल। तो ये एट हम्म। पॉइंट फाइव टू 8.5 समझ में आता है। हम्म। जो सही है, डेबिट और ये, नीचे भी कुछ नहीं दिया उन्होंने कैलकुलेशन में। 10 मिलियन कहाँ से लेके आएगा? मेरे हिसाब से 10 मिलियन का तो मेरे को लग रहा है कि ये प्रिंटिंग एरर ही है। 9.5, 9.5 होना चाहिए था क्या? 9 होना चाहिए था, क्योंकि डेरिवेटिव का वैल्यू तो 9 है ना। तो मे बी ये 1 और ये 9 को मिला के इन लोगों ने 10 लाया रहेगा। इनिशियल रिकॉग्नाइज्ड एट 1, उसके बाद 9 पे हो गया रिकॉग्नाइज, तो फिर ऐसे कि नहीं। नहीं, फिर भी 8 का ही डिफरेंस आता है ना। ऐड ऐड मैं बोल रहा हूँ, ऐड किया होगा 1 और 9 को। नहीं नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, देख ना, हम यहाँ पे डेबिट फाइनेंशियल एसेट को कर रहे हैं और हम बार बार क्रेडिट कर हम्म। रहे हैं डेरिवेटिव को, यार मुझे लगता है क्रेडिट क्योंकि उसमें मतलब, लाइबिलिटी दिया हुआ है। पैसे ये क्या है यार? ऊपर क्वेश्चन में देखना, ब्रैकेट में ये लाइबिलिटी लिखा लाइबिलिटी हुआ है। दिया हुआ है, हाँ। हाँ, इसलिए नीचे वाले में एसेट है तो उसमें एसेट दिया डेरिवेटिव है तो क्रेडिट डेबिट होगा। डेबिट किया हुआ है, बराबर। हम्म। ओके, ये मेरे कंफ्यूजिंग है रे, क्योंकि अपने लिए वो लायबिलिटी कब बन रहा है और एसेट कब बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बार बार चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक में डिफरेंस हो जाता है ना। कभी कभी तुरंत जो भी पोजीशन है ना, तो उसका उल्टा करते हैं। जैसे अभी देखो एसेट का है तो वो लाइबिलिटी के उसमें हो जाएगा, लाइबिलिटी है तो एसेट के उसमें, इसलिए। तो मैं वो तू मैं मान के इसको, चलना कि वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दे, एसेट है तो डेबिट कर दे, ठीक है, ये समझ के चलते। मेरे को लड़ नहीं तो समझा देख कुछ फर्स्ट इसमें। वाले में तो, हाँ, मतलब वो मान के चलते को दिया रहेगा कि फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट मतलब वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइबिलिटी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एसेट। तो ठीक अगर है। एसेट है तो ऊपर करके चल। मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये लाइबिलिटी का 10 मिलियन का है, 9 मिलियन तो सही है, 9 मिलियन रहता था तो। ये अपने ओल्ड पता नहीं, एग्जाम किट का पार्ट है। नाउ आई नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड इट। क्वेश्चन ही रिमूव कर दिया क्या? क्वेश्चन ही रिमूव कर दिया न्यू वाले बुक में से, अब मेरे को पता चला ना क्यों किया। कंप्लेंट क्योंकि किया मेरे रहेगा को लग सब रहा है ये लोगों ने। प्रिंटिंग एरर। हाँ, प्रिंटिंग नहीं, एरर है ये। कंप्लेंट किया है, मतलब बच्चों ने बस गालियां दी है इसके लिए, और कुछ नहीं है। मैं वो ही भी हो चूतिया हूँ सकता है। जो मैं पुराने बुक्स भी सॉल्व करूंगा, मैं ये सोच के जा रहा कि मैं ओल्ड एग्जाम किट की भी दो सम वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाऊंगा, मैं ही चूतिया हूँ भाई। छोड़ भाई, ये मेरे को आ जा तू फिर से टेक्स्ट बुक वाले पे, तो कैश वाला मेरे को बता दे, फिर जाए फिर छोड़। कैश, थर्ड वाला देखा। छोड़ भाई, गांड मारा थर्ड, अच्छा ठीक है, आजा थर्ड देख लेते हैं। Artad is concerned about the potential for raw material price increase rise. It managed this risk by entering into derivative C, a futures contract. हम्म। This arrangement has been designated as a cash flow hedge. हम्म। At the year end, the raw material prices have risen, the for the potentially giving the company an increased future cost of 24 million. ये हमने 25 हम्म। मिलियन के ऑलरेडी हेज किया हुआ था, सो अपने को 1 मिलियन का लॉस हुआ क्या, कि गेन हुआ? हाँ, वो तो है, लॉस हुआ वो तो। तो ये तेरा जो तूने है, ये तो तेरा डेरिवेटिव हुआ, ठीक है, 25 हम्म। का। हम्म। ठीक है, तेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्वेश्चन दिखा एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, कुछ दिया है क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव में? कुछ नहीं दिया। तो देख, तेरा 25 मिलियन का तेरा डेरिवेटिव था एसेट। हम्म। अभी मेरे को ये आइडिया नहीं है कि कब हम लोग उसमें डालते हैं ओसीआई में और कब हम लोग पीएनएल में डालते हैं, तो मेरे को वो आइडिया नहीं है। तो अरे, तेरा जो 24 मिलियन। वो पीएनएल में ही जाता है, वो ओसीआई में सिर्फ उसी टाइम पे जाता है जब वो एक इक्विटी ट्रांजैक्शन हो, इतना मैं मतलब मेरे को पता है। मैं बताता हूँ हाँ, मैं। तो देख तेरा ये कुछ तो।
देख, other comprehensive income if the hedged item is an investment in equity that is measured at fair value through OCI। ऐसा है वो। ठीक है। हम्म। तो देख बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि आ, ये जो है 25 मिलियन का तूने एसेट खरीदा, तेरा फ्यूचर हम्म। कॉस्ट 24 मिलियन का ही है। हम्म। ठीक है, तो तेरा वो डेरिवेटिव 25 मिलियन हो गया। तेरा हम्म। इन्वेंट्री जो है पोटेंशियल रॉ मटेरियल हो गया तेरा, ये हम्म। 24 मिलियन का है तेरा फ्यूचर कॉस्ट। हम्म। ठीक है, ये देखो तेरे को पे करना पड़ेगा। हम्म। तो तेरा जो 1 मिलियन है वो तेरा प्रॉफिट हो गया हम्म। फ्यूचर में। तो 30th अप्रैल को तेरा एसेट 25 मिलियन है, तो ये तेरा डेरिवेटिव हो गया तेरा ये हम्म। 25। तेरा फ्यूचर कॉस्ट देखो, फ्यूचर में 24 मिलियन देना रहेगा, तो हम्म। वो 24 मिलियन। और तेरा PNL 1 मिलियन। ठीक है। ठीक है। डेरिवेटिव 25 मिलियन, OCI 24 मिलियन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस 1 मिलियन क्रेडिट, गेन हुआ है। हम्म। अभी किधर थे अपन, कैश फ्लो है। तूने तूने मैं बराबर मतलब बोला था क्या ये चीज? हाँ बट मैंने उसमें रॉ मटेरियल डाला था, इन्होंने OCI डाला है। ठीक है बट OCI डाला है, ठीक है, ओके। वही है। कैश फ्लो हेज। पेज नंबर कौन सा था? 296। PDF 296 की। नहीं, PDF पेज नंबर बताऊं तो 321। हम्म। वो गायब हो जाता है। मेरे मेरे स्क्रीन पे देख ले, मैं शेयर कर ही रहा हूँ वैसे भी। हाँ बट वो थोड़ा सा फोन पे होना, मैं तो थोड़ा। हाँ चल जूम ठीक कर है। ले से तो, हाँ। देख इसमें कैश फ्लो हेज में तेरा गेन और लॉस विल बी रिकग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नो, इट इज रिकॉर्डेड इन ये प्रॉफिट यही और वाला लॉस। क्वेश्चन था भाई। यही वाला क्वेश्चन था जो अपन ने अभी किया ना, थर्ड वाला पार्ट जो था एग्जाम किट का। हम्म। वो यही जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ना, इफ अ गेन और लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ हेज इज ग्रेटर देन द लॉस ऑन गेन ऑन हेज्ड आइटम, देन द एक्सेस गेन और लॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन PNL। तो ओके, अपना जो हाँ, डेरिवेटिव गेन। था वो 25 मिलियन का था। अपना जो हाँ, फ्यूचर लायबिलिटी है वो 24 मिलियन ही है। बराबर। ठीक है, तो जो 1 मिलियन का एक्सेस है वो सीधा PNL में हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। ओके, हम्म। ठीक है, समझा। फेयर वैल्यू, हम इसको गेन और लॉस OCI में डाल रहे हैं, लेकिन अगर गेन और लॉस हेजिंग एसेट सिंस इंसेप्शन hedge is greater than the gain or loss hedged item, then the excess gain or loss is recognized in the P&L। ठीक है। हम्म। तो 2 मिनट रुक। कोई नहीं, ठीक है, मैं कोई एक्चुअली मैं वो क्राइटेरिया ही पढ़ के जाता हूँ रे ये। तो ये हाँ क्राइटेरिया हाँ ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और सम्स देख ले तू एक बार, हम्म। उससे तेरे को एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा। हम्म। सम्स में बाकी एक तो दो सम्स इजी है, एक दो मुश्किल है, ऐसा हो रहा है, वरना तो ठीक ही है। जो नॉर्मल है इक्विटी और लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करना है वो तो काफी इजी है। हम्म। थोड़ा अकेला है। ठीक है, चलेगा, थैंक यू यार। हम्म। बाय बाय बाय।
मिल बाय। रहे। थैंक यू।